हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर पर। मैं चैतन्य कुमार आपके लिए लेकर आया हूं आज बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। मित्रों, आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने एग्ज़ाम में आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए आज के प्रश्न को हम शुरू करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों का हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए मित्रों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और आज का पहला प्रश्न है राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। आपको बताना है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम निम्न में से किसे शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक व्यय को, बी कर को, सी सार्वजनिक ऋण को, या फिर डी इनमें से सभी। तो मित्रों, हम इनमें से सभी को शामिल करते हैं, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। मित्रों, आपको बताना है निम्न में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शाखा नियंत्रक का परिणामात्मक उपाय नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो शाख नियंत्रण का परिणामात्मक उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए खुले बाजार की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी बैंक दर, ऑप्शन नंबर सी नैतिक दबाव, या फिर ऑप्शन नंबर डी नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नैतिक दबाव। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं और प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 4 है राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय में हम निम्न में से किसे शामिल नहीं करते हैं। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धा पेंशन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है मुद्रा का कार्य क्या है। मुद्रा का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए विनिमय का माध्यम है वो, या फिर ऑप्शन नंबर बी मूल्य का संचय है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मूल्य का मापक है, या इनमें से सभी। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। आपको बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। क्या इसका संबंध ऑप्शन नंबर ए कीमत स्तर से है, या फिर ऑप्शन नंबर बी रोजगार स्तर से है, या फिर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से है। जल्दी से आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मित्रों, इसका सही आंसर बताते हैं आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है। आपको बताना है समष्टि स्तर पर निर्णय कौन लेता है। परिवार, फॉर्म, राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्य। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरनेट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं।
तो मित्रों इसका सही आंसर होगा JM केन्स, सही आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है निम्नलिखित निम्नांकित में कौन सही है। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि इस 4 में से कौन सही है। JNP बराबर GDP प्लस घिसाव, या फिर NNP बराबर GNP प्लस घिसाव, या फिर NNP बराबर GNP माइनस घिसाव, या फिर GNP बराबर NNP माइनस घिसाव। तो इसका सही आंसर होगा NNP बराबर GNP माइनस घिसाव। ये सूत्र है, आप इस सूत्र को याद रखेंगे, यह आपके एग्जाम में काम आएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न में से किससे बचना चाहिए। आप जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो आपको बताना है निम्न में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बहुल गणना, ऑप्शन नंबर बी एकल गणना, ऑप्शन नंबर सी दोहरी गणना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों दोहरी गणना से हमें बचना चाहिए। अगर हम दोहरी गणना से नहीं बचेंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो सकता है। तो चलिए ये 10 प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज का अगला प्रश्न है माइक्रो, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सी भाषा से उद्भव हुआ है। आपको बताना है कि माइक्रो शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो चलिए जल्दी से बता दें कि माइक्रो शब्द जो है ना ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ छोटा होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज का अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था का वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या पूंजीवादी और बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, या केंद्रीकृत नियोजित या साम्यवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, या फिर इनमें से सभी। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अब हम आगे देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न लेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होगा। क्या शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, या इनमें से कोई नहीं। मित्रों आपको बता दें कि जब आपकी कुल उपयोगिता सबसे अधिकतम होती है तो उस समय सीमांत उपयोगिता जो है शून्य हो जाती है। यानी सीमांत उपयोगिता शून्य होने का मतलब है कि आपका जो उपयोगिता है वह कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पे पहुंच चुकी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है मांग का नियम व्यक्त करता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध को। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिक्स एवं एलेन ने। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, यानी यह किस प्रकार किधर झुका होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाएं से दाएं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज का अगला प्रश्न है तटस्थता वक्र विश्लेषण की अवधारणा पर आधारित है। आपको बताना है कि तटस्थता वक्र जो है ना किस अवधारणा पर आधारित है। तो इसका सही आंसर होगा
क्रमगत माप पर। अब देखिए अगले प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 19 नंबर प्रश्न है उत्पादक के निम्न में से कौन से साधन है। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। क्या ऑप्शन ए भूमि होगा, या फिर श्रम एवं पूंजी होगा, या फिर व्यवस्था होगा, या फिर इनमें से सभी होगा। तो बता दें इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है सीमांत उत्पादन को व्यक्त किया जाता है। आपको बताना है सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन को आपको किस प्रकार से जो है ना आप व्यक्त करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, इसको हम ऑप्शन नंबर बी यानी डेल्टा टीपी बाई डेल्टा एल, यानी जो डेल्टा टीपी है उस टोटल चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेंज इन लेबर के रूप में जो है सूचित करते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है गुणांक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी उसको किस सूत्र द्वारा जो है ना सूचित हम लोग करते हैं वो बताना है। प्रश्न संख्या 21 आपके स्क्रीन पे है। एक बार जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर ले, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम अगले प्रश्न को बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न लेते हैं। आज का अगला प्रश्न है व्यापार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें सम्मिलित होती है। आपको बताना है कि व्यापार शेष के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दृश्य मदों को। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण के दौरान उत्पन्न होता है। क्या राजस्व व्यय या पूंजीगत व्यय या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से हमें बता दें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है भारत का वित्त वर्ष होगा। तो भारत का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है कोई उत्पादक या फर्म उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी एवं कच्चे माल आदि का उपयोग करते हुए अपना उत्पादन करता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए हम इसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर होगा उत्पादन प्रक्रिया। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न है कुल लागत को किस रूप में हम लोग परिभाषित करेंगे। तो कुल लागत को हम लोग TVC यानी टोटल वेरी कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट के रूप में हम लोग जो है ना इसे वर्णित करते हैं, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है किस बाजार में AR वक्र X अक्ष के समानांतर होता है। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगी बाजार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है एकाधिकार बाजार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो एकाधिकार बाजार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता है। तो है के रूप में अगर देना है इसका उत्तर, तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी इसमें फर्म कीमत का निर्धारक भी होता है
एक विक्रेता अधिक क्रेता भी होता है और कीमत विभेदन की संभावना भी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है निम्न में किसकी कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया। आपको बताना है निम्न में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का जो विचार है वो प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्डो, ऑप्शन नंबर बी वायरस वालरस, ऑप्शन नंबर सी मार्शल, ऑप्शन नंबर डी मेहता। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नहीं जानते तो लिख लीजिए, इसका आंसर होगा मार्शल। अब आपको बताना है पूर्ति एवं मांग का सृजन, पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन किसका है। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा जेबी से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है केन्स ने बचत निवेश विश्लेषण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्न में किस बिंदु पर होगा। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन को देखते हैं 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है चक्रीय प्रवाह के निम्न में कौन सा प्रकार है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अ और ब दोनों। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है घिसावट व्यय निम्न में से किस में सम्मिलित रहता है। आपको बताना है यह निम्न में किस में सम्मिलित होता है। तो इसका सही आंसर होगा जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, तो इसमें यह सम्मिलित होता है। आप आगे की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है एमपीसी यानी मार्जिनल एमपीसी यानी सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का मान होता है। आपको बताना है इसका मान क्या होता है। तो इसका मान 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न है मांग के निर्धारक तत्व है। आपको बताना है कि मांग के निर्धारक तत्व क्या है। क्या वस्तु की कीमत या आय का स्तर या फिर संबंधित वस्तु की कीमत या फिर इनमें से सभी। तो मित्रों इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आज का अगला प्रश्न है मांग की लोच को मापने का सूत्र क्या है। तो मित्रों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के रूप में हम लोग इसको मेजर करते हैं, मापते हैं। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है पूर्ति के नियम को निम्न में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी S=F/P। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी TVC बराबर TC माइनस TFC यानी टोटल वेरी कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, यानी किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति को क्या कहते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो हम उसे उपयोगिता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो मित्रों, आज का यह सेशन कैसा रहा, आप एक बार ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जल्दी से कमेंट, लाइक और शेयर भी करेंगे, और इसे अधिक से अधिक आप अपने मित्रों को शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए मित्रों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और इसी प्रकार के अगले वीडियो का भी डिमांड करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए A1 स्टडी सेंटर के साथ। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।